हेलो दोस्तों, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जीके लर्निंग पॉइंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। रीट की परीक्षा को देखते हुए रीट के आए हुए पुराने जितने भी पेपर्स हैं 2011 से लेकर 2021 के सभी प्रश्न पत्रों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हल कराया जाएगा, जिसमें आपको आज के दिन रीट लेवल 1 के 2011 वाले प्रश्न पत्र को हल कराया जाएगा। तो आपके सामने रीट लेवल 1 का 2011 का पेपर खुला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसके बाल मनोविज्ञान सेक्शन को हल करते हैं। आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेक्शन खुला हुआ है। इसमें 30 प्रश्न होंगे और जो है इन 30 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, ये है आपका पहला प्रश्न। आइए इनके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो है खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। आपको बता दें कि जो है पूर्व बाल्यावस्था में ही सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। इसे ही प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भाषाई विकास अगर होता है तो पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चों का सबसे ज़्यादा भाषाई विकास होता है और 90% तक इनका माइंड भी इसी अवस्था में डेवलप हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं को आपको जो है ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। प्रश्न एक बार फिर से आपको बता दें कि पूछ रहा है कि इसमें से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। तो आपको बता दें कि जो है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे अनुकरण भी करते हैं, खूब ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं और खूब ज़्यादा इस अवस्था में खेलते भी हैं। लेकिन जो दल या समूह या गैंग में रहने की अवस्था ये जो है नहीं है। इस वजह से इसमें पूछा कि कौन सी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर ए। दल या समूह में आप देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नहीं, इसलिए दल या समूह यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या और तीसरा है संख्या और चौथा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो आपको बता दें कि इस अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक द्रव्यमान को भी समझने लगता है और द्रव्यमान के साथ साथ संख्या को भी और उसके साथ साथ क्षेत्र भी समझने लगता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो है बालक जो है इस टाइम तक उनका इतना विकास हो जाता है कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों चीज़ों को समझ सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो है चौथा प्रश्न आपके सामने है कि विकास का अर्थ होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विकास का क्या अर्थ होता है। आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। जी हाँ, विकास का अर्थ जो है क्या है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऐसा जो है पहला ऑप्शन है। दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पे विकास का जो है सबसे जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि जो है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है उसी को हम क्या कहते हैं, जो है विकास कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो है पांचवा प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं को ध्यान देना है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपने खतरे होते हैं और जो है दूसरा ऑप्शन है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है और तीसरा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है
और चौथा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो आपको बता दें कि जो है विकास की हर अवस्था में अपने जो है खतरे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। साथ में जो है विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है, और विकास की अपनी अवस्था की हर एक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी जो है ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस जो है क्वेश्चन के अनुसार सही है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है पांचवे का बी यहाँ पे आपको सही है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सा लेटर चाइल्डहुड के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। तो जी हाँ, बच्चे जो है इस अवस्था में खूब ज़्यादा खेलते हैं और जो है खूब ज़्यादा शारीरिक कुशलताएं भी सीखते हैं। और पुरुषोचित या स्त्रीउचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र के साथ रहना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो है पूछा है कि कौन सा जो है उत्तर बाल्यावस्था के अनुसार कौन सा ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे नहीं के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो है यहाँ सामान्य खेल में बिल्कुल भाग लेते हैं, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करते हैं, और अपने हम उम्र के साथ जो है वो रहना और सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे उनको जो है स्त्री या पुरुष की सामाजिक भूमिका के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर में जो है 6, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 7वां प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः है। मतलब पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति के मैच्योर होने से पहले, परिपक्व होने से पहले प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देना प्राय क्या होता है। तो ऑप्शन ए है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। बी ऑप्शन है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी ऑप्शन है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और डी ऑप्शन है लाभकारी हो या हानिकारक, यह निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। लाभकारी या हानिकारक हो, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। जिस विधि से प्रशिक्षण दिया जाता है उसी हिसाब से जो है आपका सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण विधि इससे ही लाभकारी या हानिकारक सिद्ध होता है, इसी से पता चल पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर बाद शांति हो जाती है। शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो आपको बता दें कि राजू कोई जो है बालक है और उसकी उम्र 5 वर्ष है। बाहर खूब तेज बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है। जैसे बिजली चमकती है राजू उछला, फिर बिजली चमकी, फिर राजू उछला। कुछ देर बाद जो है ऐसे शांति रही, फिर अचानक बिजली चमकी, राजू ऑटोमेटिक जो है उछल पड़ा। तो ये आपको बता दें कि यह जो है पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है। उसमें भी जब कुत्ते को खाना देने के पहले पावलाव जी ने घंटी बजाते थे, और घंटी बजाने की वजह से अगर जो है घंटी जब बजाते थे और उसके बाद जो है खाना देते तो उसके मुंह में से लार आने लगता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब पावलाव जो है सिर्फ घंटी बजाते थे तब भी जो उसके मुंह से लार आ जाता था। तो मतलब यह जो है शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 9वां प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो आपको बता दें कि दंड जो है कभी भी किसी व्यक्ति को इस वजह से दिया जाता है कि उसके जो व्यवहार है, उसका जो व्यवहार है वांछित हो, अच्छा हो जाए। इसी वजह से उस जो वांछित व्यवहार के लिए जो दंड दिया जाता है वो सकारात्मक व्यवहार दंड होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो है
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है मित्रों द्वारा उपहास करना, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि सकारात्मक दंड का सबसे मेन उदाहरण है कि मित्रों द्वारा उपहास करना। अगर कोई मित्र आपका उपहास कर रहा है तो आप उसके लिए जो है एक उचित जो है अच्छा जो है सफल होने के लिए कदम उठाएंगे और जो है उससे आप जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसको सकारात्मक दंड का उदाहरण कहेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका जो है 10 नंबर का प्रश्न है। 10वें नंबर पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के संदर्भ में उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा है बी नंबर ऑप्शन यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। सी है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करना में सहायता करता है। और सी है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो आपको बता दें कि जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे नहीं को आपको जो है पकड़ना है, क्योंकि कई बार जो है आपको प्रश्न आते हुए भी अगर आप नहीं को नहीं ध्यान दिए तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा के जो है संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा लक्ष्य की तरफ ले ही जाती है, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करती है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को भी प्राप्त करने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये डी नंबर ऑप्शन जो आपका है कह रहा है ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत आपको जो हम किसी कार्य को करने के लिए जो अंदर से जो आपको प्रेरणा आती है वही अभिप्रेरणा होती है। यहाँ पे जो किसी प्रिय वस्तु के जो है आपको जो है अभिप्रेरणा नज़दीक ले जाती है, यहाँ दूर रखने का कोई बातें नहीं हुआ है, इसलिए जो है अभिप्रेरणा के संदर्भ में डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। किसी भी उद्दीपन को, मान लीजिए कोई भी उद्दीपन है आपको कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है, उसके बाद आपके जो है व्यवहार में जो अस्थायी, देखिए अगर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसको अधिगम कहते हैं, लेकिन किसी उद्दीपन की वजह से अगर अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे आदत कहा जाता है। कोई जो है कोई चीज़ आप टेम्परेरी टाइम के लिए सीख गए तो उसको आदत कहते हैं। तो यहाँ जो है आदत मतलब अभ्यस्तता, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए मतलब हैबिट जो है आपका यहाँ पे सही है। अभ्यस्तता को आदत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 11 नंबर का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला और 12वां नंबर आपके सामने प्रश्न है। विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप ध्यान दीजिए कि पूछ रहा कि विद्यार्थी की जो अभिवृत्तियाँ हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए कि जो है कौन सी विधि का प्रयोग अध्यापक के द्वारा नहीं करना चाहिए। तो जो है पहला ही ऑप्शन आपके सामने, दबाव से किसी बात या विचार को राजी करवाना। तो देखिए जो है पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि जो है यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए नहीं के अनुसार जो है नेगेटिव ऑप्शन चुनना है हमको कि दबाव से कभी भी जो है विद्यार्थी को किसी भी चीज़ के लिए बाध्य मजबूर दबाव नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 12वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है 13 नंबर प्रश्न। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो है अचीवमेंट मोटिव के लिए कौन सा जो है कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपके सामने है कि यह व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। और तीसरा है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही है, इसलिए यहाँ पे इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13वां का ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
यहाँ पे आपका जो है प्रश्न नंबर 14 है कि 6 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था है वो लेटर चाइल्डहुड है, यानी उत्तर बाल्यावस्था है। और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे टोलियों में रहना पसंद करते हैं। विद्यालय वाली एज भी इसी को कहा जाता है। तो देखते हैं इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है, धर्म में बिल्कुल नहीं, मानव शरीर में ये भी नहीं, यौन संबंधों में ये भी नहीं, विद्यालय में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे यानी उत्तर बाल्यावस्था के बालक जो है विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो है 15वां प्रश्न आपके सामने है। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो आपको बता दें कि यह जो है कथन जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद में जो है सिगमंड फ्रायड ने कहा मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ की चट्टान के समान जो है बताया था। उन्होंने बताया था कि इसका अधिकांश भाग जो है जल में छुपा रहता है, बस जो थोड़ा सा भाग दिखता है वही जो है और इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की थी। और चेतन के जो है 3 स्तर भी जो है सिगमंड फ्रायड ने ही बताया था, जिसमें जो है अचेतन मन, अर्धचेतन मन और साथ में जो है आपका चेतन मन, 3 स्तर जो है ये बताए थे चेतन मन के। तो यहाँ पे जो है 15 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 है। कुछ लोगों का कहना है जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ठीक है, तो प्रश्न है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो है जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो आपको बता दें कि विस्थापन में जो मनुष्य होता है कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या का सामना करने की जगह उस स्थिति से बचने के लिए कुछ देर के लिए दूर चला जाता है जब तक कि उसकी जो है अवस्था ठीक ना हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही है कि जो है विस्थापन के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या से जो है कोई दिक्कत होती है तो उस समस्या से बचने के लिए उससे दूर चला जाता है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 16 नंबर प्रश्न का सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला और 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सकता है समायोजन से? तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो आपको बता दें कि जो है समायोजन आप एडजस्ट इसलिए करती हैं ताकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति जो है अनुकूलन के लिए ही समायोजन करता है। तो यहाँ पे जो है 17 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है कि समायोजन व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो आपके सामने स्क्रीन पर 18 नंबर प्रश्न खुला हुआ है और इसमें है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावनात्मक बाधा को कौन सा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है? पहला है बाल अपराध। तो बिल्कुल बाल अपराध तो प्रदर्शित करता है भावनात्मक बाधा को। कमजोरों को डराने वाला ये भी जो है आपको भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। साथ में भगोड़ापन ये भी भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। स्वालीनता एक तरह का विकार है, ठीक है, एक तरह का ये मानसिक विकार होता है। इससे जो है भावनात्मक बाधा को किसी भावनात्मक बाधा नहीं प्रदर्शित होती है। तो इस वजह से जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो है व्यवहार का जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है तो स्वालीनता ही है ऐसा जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। ये एक प्रकार का विकार है। अब जो है स्वालीनता में व्यक्ति अपने आप में ही खोया रहता है,
इसे जो है किसी दूसरे से उतना मतलब नहीं रखते हैं, अपने में ही लीन रहते हैं, उसी को स्वालीनता कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त बालक आपको बता दें कि जो है निःशक्त बालक उनको कहते हैं जो आपका स्पेशल जो है चाइल्ड होते हैं, डिसेबल चाइल्ड होते हैं, उनको निःशक्त बालक कहा जाता है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान आपको बता दें कि ये जो है समावेशी शिक्षा का जो है उदाहरण है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बालक जो शारीरिक एवं मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और अधिगम प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं, इन बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान करके मुख्य धारा में शामिल करना ही जो है समावेशी शिक्षा होता है। ऐसे में निःशक्त बालकों को जो है समावेशित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो है 20 नंबर का प्रश्न जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो पहला है बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, ये तो मानसिक मंदता का लक्षण है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, बिल्कुल जो है मानसिक मंदता वाले बच्चों जो है धीमी गति से सीखते हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, तो जिसकी मानसिक मंदता होगी वातावरण में उतना जल्दी अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। तो आखिरी डी नंबर ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर हो रहा, पुअर इंटरपर्सनल स्किल्स, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से मंदित हो उसके जो है रिलेशंस भी, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो भी जो है ख़राब हो सके कोई व्यक्ति मंद हो लेकिन उसके घर वालों के साथ उसकी जो है बहुत अच्छी बनती हो, उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हों। तो इस वजह से जो है इसमें पूछा है कि मानसिक मंदता का जो है विशेषता कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल ये भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन डी जो है मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो देखते हैं कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो आपको बता दें कि जो है किसी भी बच्चे के जो है विकास के लिए, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका तथा विद्यालय के वातावरण का जो है दोनों का बहुत ही मिला जुला योगदान होता है। क्योंकि जैसा जो है विद्यालय में जो है अध्यापक होगा उसी को जो है बच्चे अनुकरण करेंगे, उसी से सीखेंगे, और विद्यालयी जो वातावरण है उससे भी जो है बच्चों का जो है विकास होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक और विद्यालयी वातावरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ चारों ऑप्शनों में से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, या फिर बी ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं, सी ऑप्शन है ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा से आते हैं, और डी नंबर जो है ऑप्शन है ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो आपको बता दें कि जो है कमज़ोर बालक उसे कहा जाता है जो ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं। वंचित वर्ग का मतलब होता है कि सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय के नीचे के वर्ग में आने वाले लोग, जिन्हें गरीबी रेखा से निम्न माना जाता है, उन्हें कमज़ोर वर्ग कहा जाता है। और उनके जो बच्चे होते हैं वो जो है उनको जो है वंचित बालक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो है अभिभावक ही जो है वंचित हैं तो बच्चे भी वंचित होंगे।
तो इसी वजह से कमज़ोर वर्ग के बालक का तात्पर्य कि ऐसे बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, यहाँ पे आपको बता दें कि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है और RT एक्ट 2009 के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो आपको बता दें यदि विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है तो RT एक्ट के अनुसार एक शिक्षक पे 30 बच्चे होते हैं, लेकिन अगर विद्यार्थियों की जो है संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो यह अनुपात 1:40 हो जाता है, मतलब एक शिक्षक पे 40 बच्चे जो है होते हैं। तो यहाँ पे जो है RT एक्ट के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही है कि जो है 23 नंबर प्रश्न का जो है विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी या शिक्षक अनुपात जो है 1:40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है कि किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है और सी नंबर ऑप्शन है आपके सामने कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है और डी नंबर ऑप्शन है स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो आपको बता दें कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में से आपको जो है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्रियात्मक अनुसंधान में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक प्रणाली है। इसके अंतर्गत पता है शिक्षण कार्य की समस्याओं को दूर करने का जो है मार्ग खोजता है। तो यहाँ पे आपका क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो है 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी शिक्षण अन्वेषण है। ठीक है, तो आपको बता दें कि शिक्षण में जो है ऑप्शन नंबर ये है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाता है। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है, बिल्कुल होती है। औपचारिक शिक्षा जो स्कूलों में प्राप्त की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा जो आप स्कूल के बाहर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आप ये भी ऑप्शन सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो जी हाँ, जो है स्कूलों में जो है विज्ञान शिक्षा के साथ साथ कला की भी शिक्षा दी जाती है, मतलब जो है दोनों जो है शिक्षण की प्रक्रिया है। लेकिन शिक्षण सिर्फ अन्वेषण है ऐसा बिल्कुल नहीं। टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, सिर्फ जो है इंस्ट्रक्शन ही टीचिंग नहीं है। टीचिंग के अंतर्गत आपका जो है सभी प्रकार का जो है विकास होता है। ठीक है, तो टीचिंग जो है इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसमें पूछा कि जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। तो 25 नंबर वाले क्वेश्चन का जो है आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले जो है क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम के शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 में आपको जो है सबसे ज़्यादा ये बोला गया है कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि करके जो है किसी काम को करें। ठीक है,
किसी काम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी करें और उसके लिए जो है वो सीखे, उनके अनुभवों को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को जो है महत्व दिया गया है, नहीं। शिक्षित एवं अभिप्रेत अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार को। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम के जो शीर्षक के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व बालकों के लिए संरक्षित अनुभव, जो बालक के जो है अनुभव होते हैं उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। साथ में जो उस टाइम के पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है उसमें भी सुधार किया जाए, जिससे जो है बालक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है गतिविधि करके जो है अनुभव लेकर जो है शिक्षा लेने का मौका मिले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा के संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो आपको बता दें कि जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में के सुझावों के अंतर्गत कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक मानी गई और इसके द्वारा बालकों के जो मूल्यांकन की तकनीक है उसको जो है बदलने को लिए कहा गया, और कहा गया कि जो है बालकों का सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस जो है मूल्यांकन हो, ठीक है, और जो है व्यापक भी हो। तो इसमें जो है देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला ही इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जा रहा है कि इसमें जो है कक्षा 10 के लिए जो है सतत एवं व्यापक स्तर पे मूल्यांकन के जो है सुझाव दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है कि कम अवधि के अंतराल पे जो है परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों की परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन नंबर सी है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और डी है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो आपको बता दें कि दबाव को कम करने के लिए परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है कि जो परीक्षा होती है वो कम अवधि पे हो, थोड़े टाइम पे जो है परीक्षा अगर होती रहे तो उससे विद्यालयों में जो बच्चे हैं जो परीक्षा से डरते हैं उनका जो है भय ख़त्म हो जाएगा, और साथ में जो है उनका जो है कंटिन्यूअस जो है इवैल्यूएशन होता रहेगा, उनके जो है मूल्यांकन होता रहेगा सभी पक्षों का। इस वजह से जो है विद्यार्थी जो है परीक्षाओं में ज़्यादा सफल होंगे। तो जो है क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा कि दबाव को कम करने के लिए परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन नंबर ए कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतराल, मतलब जो है कम टाइम पे जो है बालकों का मूल्यांकन हो सके, जिसमें सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बालकों का दबाव कम किया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। देखिए कभी भी जो है किसी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है कि किसी को लेबल करना, किसी को जो है पास फेल दिखाना, किसी को पिछड़ा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी भी परीक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी जो है पहचान करना, और सी ऑप्शन है अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और डी ऑप्शन है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का प्रतिपोषण प्रदान करना। तो जी हाँ, मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि जो है बच्चा जो है अपना जो प्रोडक्टिव लाइफ है, उत्पादक जीवन जीने के लिए जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा उसका जो है प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए किस हद तक जो है तैयार कर पाई है, इसी का जो प्रतिपोषण, इसी का जो फीडबैक देना ही जो है मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं
जो है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के आखिरी प्रश्न जो है 30 नंबर वाले प्रश्न पे, जो कि आज के लिए जो है इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण को, बी ऑप्शन है प्रदर्शन को, सी ऑप्शन है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी है इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि जो है बाल मनोविज्ञान में कभी कभी आपको जो है चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको चुनना ये है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा जो है सटीक है, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा उचित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे। तो आपको बता दें कि एनसीएफ 2005 जो है यही रिकमेंड करता है कि बच्चे के जो अनुभव हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए। बच्चे जो है जो गतिविधि करके सीखते हैं वही जो है सबसे मेन होता है, उसी के द्वारा जो है बच्चे सबसे ज़्यादा जो है फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ही सीखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर होता है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसी के साथ ही आज 2011 के लेवल 1 के बाल मनोविज्ञान का ये सेक्शन समाप्त होता है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।